नमस्कार बच्चों, आज हम माँ गायत्री एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में भूगोल, भारत के भूगोल का MCQ क्लास से लेकर आए हैं। जो आगामी जितनी परीक्षाएं हैं आपको भूगोल स्पेशली क्लास में सारे एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आपको MCQ क्लास में सारे टॉपिक बिल्कुल डिटेल्स में कवर करवाए जाएंगे। आप कोई से भी एग्जाम में बैठ जाना, चाहे MP SI के में बैठ जाना, चाहे रेलवे के में, चाहे MP पुलिस, जो भी जिसमें भूगोल आता है, आपके सारे क्वेश्चन 100% क्वेश्चन बनेंगे, इस बात की गारंटी है। इसलिए आप इस क्लास को पूरा देखें और आपको इसमें फायदा होगा। जिन बच्चों ने ऑफलाइन या कहीं नोट्स से भूगोल पढ़ा है उनके लिए तो बढ़िया है ही है, और जिनने कहीं भूगोल नहीं भी पढ़ा है तो उनके लिए ये क्लास बहुत अच्छी साबित होने वाली है और परीक्षा में बहुत ज्यादा फायदा उनके लिए भी होगा, क्योंकि इसमें आपको बेसिक से एडवांस, यानी आपको बिल्कुल बेसिक से चीजें एडवांस लेवल तक बताए जाएंगे। जो आपकी परीक्षा में जैसे जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको सारे तरीके बताए जाएंगे, और जो आगामी पुरानी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चन को हम रिपीट कर रहे हैं, उन्हीं को प्रैक्टिस करेंगे, जो भी आपको रिपीट होने के चांसेस भी रहते हैं। और इसके अलावा आपको नए क्वेश्चनों का, बहुत से नए क्वेश्चनों का समावेश भी इसमें क्लास में आपको देखने को मिलेगा। तो आज हम भारत के भूगोल की पहली क्लास लेकर आए हैं, तो शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं नेपाल से जुड़ी हुई हैं? यानी जो नेपाल देश है उसके साथ भारत के कितने राज्यों की सीमाएं जुड़ी हुई हैं? तो सबसे पहले मैप के सारी क्लास आपको मैप के माध्यम से कंप्लीट करवाई जाएगी, जिससे क्या होगा, आपको एक मैप की तरह देखने से बहुत सी चीजें क्लियर होती हैं। मैप का ज्ञान भी आपको पूरा हो जाएगा इस क्लास के सारे। इसमें पूछा गया है कि नेपाल से कितनी सीमा। सबसे पहले नेपाल देखेंगे, तो ये आपको नेपाल दिख रहा है, ये जो नेपाल है भारत के उत्तर में, ये नेपाल देश है। अब नेपाल जो देश है इसमें इन्होंने पूछा है कि कितने भारतीय राज्यों की। तो पहला आपको यहाँ पर उत्तराखंड का जा रहा है, उत्तराखंड की सीमा लग रही है। दूसरा आपको उत्तर प्रदेश की सीमा भी आपको लग रही है नेपाल के साथ। तीसरा आपका बिहार आ रहा है, आपका उसकी भी लग रही है। चौथा आपका यहाँ पर थोड़ा सा हिस्सा किसका आ रहा है, पश्चिम बंगाल का। ठीक है, चौथा पश्चिम बंगाल का, चौथा पश्चिम बंगाल इसमें दिख रहा है। ठीक है, तो इसमें पश्चिम बंगाल, पहला उत्तराखंड, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा बिहार, चौथा आपका पश्चिम बंगाल और पांचवा आपका सिक्किम। यानी क्या आंसर होगा हमारा, 5 राज्यों की सीमा कहां से लगती है, आपके नेपाल राज्य से। जो नेपाल देश है उसके साथ भारत के 5 राज्यों की सीमा लगती है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि भारत जो देश है उसकी सीमा कितने देशों के साथ लगती है, ऐसा क्वेश्चन परीक्षा बनेगा। तो देखो इसमें दिख रहा है कि यहाँ पर पाकिस्तान से लग रही है, एक पाकिस्तान से लग रही है। थोड़ी POK वाले क्षेत्र की अफगानिस्तान से लगती है, अफगानिस्तान से लग रही है। तीसरा आपका इधर आपको पड़ता है चाइना, चाइना से लग रही है तीसरा। चौथा आपका नेपाल से लग रही है। पांचवा इधर आपका क्या पड़ेगा, इधर म्यांमार पड़ेगा। यानी 5 देशों से लग रही है सीमा आपकी। इसके अलावा और किसके साथ लग रही है आपकी, इधर आपका है, आपका क्या है, ये बांग्लादेश है। छठवा बांग्लादेश के साथ आपकी सीमा लग रही है। इस तरह से 6 देशों के साथ आपकी सीमा डायरेक्ट नजर आ रही है। फिर नीचे से श्रीलंका सातवां आ जाता है। तो इस तरह से आपको, सॉरी ये यहाँ पर भूटान छूट गया है। इस तरह से ये तो आपकी हम जल से अलग हो रही, पाक जल संधि के माध्यम से श्रीलंका तो हम अलग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर 7 देशों के साथ हमारी स्थलीय सीमा लग रही है। तो ध्यान पता होना चाहिए कितने देशों के साथ हमारी स्थलीय सीमा लगती है, भारत की 7 देशों के साथ लगती है। ठीक है, इससे आपसे और क्वेश्चन क्या बन सकते हैं यहाँ परीक्षा में। यहाँ तो पूछ दिया कि हमारे नेपाल से कितने राज्यों की सीमा लग रही है। इसी प्रकार वाला पूछ दिया जाए आपसे कि पाकिस्तान से कितने राज्यों की सीमा लग रही है। तो हमें पता होना चाहिए पाकिस्तान किसकी लग रही है, एक गुजरात की, दूसरी राजस्थान की, तीसरी पंजाब का और चौथा कश्मीर और पांचवा जो POK वाले भाग और छठवा लद्दाख। यानी 5 राज्यों की सीमा डायरेक्टली हमारी पाकिस्तान से लग रही है। अगर POK को जोड़ दिया तो 6 हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से। इसके अलावा पूछ लिया है चाइना से कितने राज्यों की लगती है, चीन से, चाइना, चीन, इस तरह से। चीन से देख लेते हैं, चीन से कितने राज्यों की लग रही है। तो चीन के साथ देखते हैं, यहां से शुरू हो जाएगा लद्दाख 1, फिर इसके बाद आपका हिमाचल प्रदेश 2, उत्तराखंड 3 और आपका सिक्किम 4, अरुणाचल प्रदेश 5। यानी 5 राज्यों की सीमा यहाँ पे अपनी चाइना के साथ लगती हुई नजर आ रही है। ठीक है,
इसके बाद नेपाल से पूछ लिया तो आपको पता है कि 5 राज्यों से लग रही है सीमा। इसके अलावा बांग्लादेश से पूछा जा सकता है आपसे और म्यांमार से पूछा जा सकता है, तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समुद्र तट सहित भारत की समुद्र तट की लगभग लंबाई क्या है। यानी इन्होंने आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि भारत का जो तटीय क्षेत्र है, जो मुख्य भूमि का भी, ये भी, और जो भारत के द्वीपीय क्षेत्र है उनका भी, सबको जोड़ करके कितना तटीय क्षेत्र है हमारा। यानी क्या पूछना चाह रहा है क्वेश्चन में, यहां से लेकर के यहां से ऐसा जो तटीय क्षेत्र है अरब सागर का और बंगाल की खाड़ी का यहां तक, और इसके अलावा ये तटीय क्षेत्र और यहाँ पर लक्षद्वीप वाला क्षेत्र, इन सबको मिलाकर के कितनी तटीय रेखा हमारे भारत की है। एक बात ध्यान रखना, ये जो मुख्य भूमि है अंडमान आपका पूर्वी और पश्चिमी और पूर्वी जो तटीय क्षेत्र है, इसकी कुल लंबाई है 6100 किलोमीटर। कितनी है? 6100 किलोमीटर। अगर पूछा जाए परीक्षा में कि भारत की मुख्य भूमि की तटीय रेखा की सीमा कितनी है, तो हमें पता हो जाए 6100 किलोमीटर है। ठीक है, इसके अलावा अगर द्वीपों सहित पूछा जाए तब हमारी सीमा रेखा चेंज हो जाएगी। फिर कितना हो जाएगा हमारा 75-17 किलोमीटर, यानी 17 किलोमीटर द्वीपों सहित। और मुख्य जो स्थलीय सीमा है, तटीय क्षेत्र स्थलीय सीमा से लगा तो वो है 6100। अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए कि स्थलीय सीमा बता, भारत की स्थलीय सीमा कितनी लंबी है, तो स्थलीय सीमा इस तरह से होगी आपकी। तो स्थलीय सीमा कितनी है आपकी, स्थलीय सीमा यहां से लेकर के स्थलीय सीमा आपकी कितनी है, तो स्थलीय सीमा ध्यान रखना चाहिए 15,200 किलोमीटर आपकी स्थलीय सीमा है। जलीय सीमा कितनी है, मुख्य भूमि की 6100 किलोमीटर, द्वीपों सहित है 7517 किलोमीटर। ये सब चीजें परीक्षा में क्वेश्चन बनेंगे आपसे। ठीक है, और इसके अलावा अगर पूछ लिया जाए आपसे कि भारत की कुल लंबाई बताएं उत्तर से दक्षिण, तो हमें पता होना चाहिए कितनी है, 32-14 किलोमीटर। अगर पूछा पूर्व से पश्चिम की लंबाई बताएं तो 29-33 किलोमीटर। ये भारत का उत्तर दक्षिण का पूरा एरिया है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत देश का दक्षिणतम बिंदु क्या है। भारत देश का दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो यहां पर देखते हैं कि भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है। ठीक है, दक्षिणतम बिंदु क्या है, ये भारत का मैप में देखेंगे तो इसमें देखो भारत का दक्षिणतम बिंदु पूछा है, कैप कोमोरिन है, कन्याकुमारी है, करोड़ी है या इंदिरा पॉइंट है। तो इसमें क्या पूछा है, दक्षिणतम बिंदु, यानी दक्षिणतम बिंदु आपका आएगा यहाँ पर निकोबार वाले क्षेत्र में, निकोबार में। यानी जो दक्षिणतम बिंदु होगा वो कहां पर होगा, निकोबार वाले बेल्ट में होगा, और उसका नाम क्या है, इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है इसका, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट दक्षिणतम बिंदु। अगर आपको पूछ लिया जाए कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो हमें पता होना चाहिए केप केमोरिन, यहां पर पड़ेगा कन्याकुमारी में, केप केमोरिन। भारत की मुख्य भूमि का पूछा जाए तब क्या है, केप केमोरिन। और जो इंदिरा पॉइंट है इसके और कई नाम है, इसका नाम पार्सन पॉइंट नाम है, पार्सन पॉइंट इसका नाम है। एक और है पिगमेलियन पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट, ये सब इसके नाम है इंदिरा पॉइंट के। अगर पूछा जाए उत्तर की सबसे बड़ी क्या है इसमें, तो यहाँ पर आएगा उत्तरी पॉइंट है भारत का, इसको नाम है इंदिरा कौल, इंदिरा कौल, इसका क्या नाम होगा, इंदिरा कौल। पश्चिम का पूछा जाए आपसे तो आता है यहाँ पर, इसको सर्किट विवाद के नाम से भी जाना जाता है, गोहार मोती, गोहार मोती या गोहार मोताई बोलते, ये आपको गुजरात में पड़ता है कच्छ वाले क्षेत्र में। पूर्वी पूछा जाए आपसे तो किबुथु आता है, किबुथु, ये कहां पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश। इस तरह से भारत के उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम पॉइंट के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो क्या आंसर होगा हमारा, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा है कि भारत पूरी तरह से पृथ्वी के
डॉट डॉट गोलार्ध और भाग में, यानी इन्होंने पूछा कि भारत जो देश है दुनिया के ग्लोब में या नक्शे में किस लोकेशन पर स्थित है, कौन से गोलार्ध में स्थित है। तो हमें पता होना चाहिए जो भारत देश है, हमें जो हमारी पृथ्वी है इसका कुछ इस तरह से आपको नजर आएगा पूरा एरिया, और इसके मध्य से आपको एक रेखा खींची दिखेगी, उसको क्या बोलते हैं हम, 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश, या इसको भूमध्य रेखा भी बोल देते हैं, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, ठीक है इससे। और ये अक्षांश है। इसी प्रकार से हमारे पास एक खड़ी रेखा होती है, उनको हम बोलते हैं देशांतर रेखाएं। क्या बोलते हैं, देशांतर रेखा, जिनसे हमारा दुनिया का सारा टाइम सेट किया गया, उनको क्या बोलते हैं, देशांतर रेखाएं। तो इस तरह से डिसाइड होता है, ये रहेगा आपका उत्तरी गोलार्ध, ये रहेगा आपका दक्षिणी गोलार्ध। तो इन्होंने यही पूछा कि भारत की लोकेशन कहां पर है, और ये रहेगा आपका पूर्वी देशांतर वाला क्षेत्र रहेगा, इधर पूर्वी रहेगा और इधर पश्चिमी रहेगा, इस तरह से बांटा है। तो जो हमारा भारत है वो कहां पर स्थित है, यही पूछना चाहे, तो जो हमारा भारत है आपको यहाँ पर नजर आएगा, इस वाले एरिया में भारत नजर आएगा। तो क्या हुआ, ये नॉर्थ था आपका, ये साउथ था, ये आपका वेस्ट है और ये ईस्ट है, यानी तो हमारा कहां स्थित हो गया, ये नॉर्थ ईस्ट, यानी उत्तर पूर्वी क्षेत्र में भारत स्थित है वर्तमान में। कहां पर है, उत्तरी और पूर्वी बेल्ट में भारत आपको नजर आएगा दुनिया के नक्शे में, ठीक है। ध्यान रखना, ग्लोब में हम कहां पर है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में हम हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, भारतीय मानक समय ICT ग्रीनविच माध्य समय से आगे है, यानी जो GMT होती है, ग्रीनविच मीन टाइम जो रेखा है हमारे, जहां से पूरी दुनिया का टाइम सेट किया गया है, वहां से क्या स्थिति है हमारी, ये पूछा गया हमसे। तो हमें पता होना चाहिए जो दुनिया में एक क्या, दुनिया जब बन गई, सब कुछ चीजें हो गई, तो मुझे लगा कि भारत में पूरे समय को मैनेज करने के लिए, व्यवस्थाओं को बनाने के लिए क्या पूरी दुनिया में एक टाइम सेट होना चाहिए। तो क्या हुआ, इससे संबंधित में कुछ मीटिंग हुई और डिसाइड हुआ कि एक जगह पे पर्टिकुलर एक टाइम जोन बना दिया जाएगा, जिससे क्या पूरी दुनिया का टाइम सेट करने में आसानी होगी। तो इसका क्या हुआ, एक कहानी आती है कि इसमें अमेरिका वगैरह सब लोगों ने भाग लिया, लेकिन इस समय क्या था, उस समय एंशिएंट में इंग्लैंड का दबदबा था। तो इंग्लैंड ने कहा कि वो कुछ नहीं है, हम कहेंगे वहीं से बनेगा, यानी हमारे लंदन से ही बनेगा, सीधा सीधा कह दिया उन्होंने, हम जहां खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू। तो इस प्रकार से पूरी दुनिया का टाइम कहां से सेट हुआ, ग्रीनविच नामक जगह है लंदन, वहां से पूरी दुनिया का टाइम सेट हो गया। यानी इस तरह से जो ग्लोब है, यहाँ पर जो खड़ी रेखा है, इनको देशांतर बोलते हैं। तो जो 0 डिग्री देशांतर है, उससे वो कहां पर स्थित है, लंदन में, लंदन में स्थित है वो 0 डिग्री, वहीं से सारी दुनिया का टाइम सेट हो गया। यानी जो देश इस साइड होंगे तो उनको पूर्वी कहा जाएगा, और जो पश्चिमी देशांतर कहा जाएगा, जो इस साइड होंगे, लंदन से पूरब में पूर्वी होंगे, जो पश्चिम में होंगे पश्चिमी होंगे, लंदन से डिसाइड कर दिया गया, ठीक है। तो हमें पता है कि जो हमारा भारत है वो कहां पर है, लंदन से पूरब की ओर है, तो यहाँ पर पड़ता है भारत आपका, इस तरह से भारत पड़ेगा हमारा, ठीक है। तो इस तरह से पूरब में भारत पड़ रहा है, तो हम किस साइड आएंगे, लंदन से पूरब की ओर आएंगे। अब सूर्योदय हमेशा कहां से होता है, पूरब से होता है, तो यहाँ पर सूर्य कहां पर, पहले जो टाइम जोन होगा, सूरज पहले हमारे यहाँ पहुंचेगा, तब जाकर लंदन जाएगा निकलकर, तो हम समय से पहले रहेगा, जो कि हमारा टाइम रहेगा लंदन से पहले रहेगा, क्योंकि सूर्योदय हमारे यहाँ लंदन से पहले हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया है कि कितने घंटे आगे हैं हम, यानी लंदन से कितने घंटे आगे हैं GMT से, तो 0 डिग्री से यहाँ तक जाना पड़ेगा। अब एक बात ध्यान रखना कि जो हमारा भारत का टाइम जोन है, भारत का टाइम जोन है, ये कितना है, 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री 5 मिनट। जो भारत का जो टाइम देशांतर रेखा है, कहां से सेट किया गया भारत का टाइम, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से, जो कहां से निकलती है, इलाहाबाद या प्रयागराज के नैनी से ये रेखा निकली है। तो यानी 0 डिग्री यहाँ है और 82.5 डिग्री आपकी यहाँ है, जो भारत के इलाहाबाद से क्रॉस कर रही है। तो 0 डिग्री और इसके मध्य में कितने डिग्री का अंतर है, 82.5 डिग्री का अंतर, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना, जब हम 1 डिग्री चलते हैं, यानी 1 डिग्री चलते हैं, तो 4 मिनट का समय लगता है। कितना लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। 1 डिग्री चलने में कितना समय लगेगा, 4 मिनट का समय। अगर हम मान के चलो 1 डिग्री चलने में कितना 4 मिनट का समय लगा, अगर हम 15 डिग्री चले मान लो 1 घंटे में, तो 15 डिग्री कितना लगेगा, 1 घंटा लगेगा। कितना लगेगा, 1 घंटा लगेगा।
यानी सीधा सीधा आ गया समझ में कि 1 घंटे का जहां पर अंतर होगा तो वहां पर 15 डिग्री का अंतर होगा, और यहाँ पर अंतर कितना है 82.5 डिग्री का अंतर है। तो 1.5 डिग्री चलना है तो कितना समय लग रहा है 4 मिनट। तो इसमें हमारे पास आसान सा फॉर्मूला है कि 82.5 देखो और इसमें 4 में गुणा कर दो, 4 में गुणा कर दो, निकल के आ जाए 4 पंचे 20, 330 मिनट। यानी कितने का अंतर नजर आ रहा है 330 मिनट का अंतर नजर आ रहा है। 330 मिनट बराबर कितने होते हैं 5.30 घंटे, यानी 5.5 घंटा हो सकता है ना, ये 5 घंटे होते हैं। 330 मिनट का अंतर है 0 डिग्री और 82 डिग्री में, तो इस तरह से एक मिनट 1 डिग्री चलने पर 4 मिनट का समय लगता है। तो 12.5 डिग्री चलोगे तो कितने मिनट का टाइम लगेगा 330 मिनट का टाइम लगेगा। 330 मिनट यानी 5.5 घंटे। और हमें ये बता ही दिया कि हम पूरब में हैं यानी पहले है अंदर से, तो पूर्वी देशांतर जो बोला जाएगा, तो 5.5 डिग्री हम आगे हैं, तो इस तरह से ये निकल आएगा। और ये भी फॉर्मूला है हमारा कि हमें 10.5 डिग्री तक पहुंचना है, 1 घंटे 15 चल रहे हैं तो 15 गुणा करो 15 5 75, 5 घंटे में कितने चलेंगे 35 डिग्री चलेंगे। अब बचा कितना 7.5 डिग्री, तो आधे घंटे वो चल जाएंगे। तो इस तरह से क्या होगा 5.5 घंटे, 5 घंटे 30 मिनट का डिफरेंस आपको नजर आएगा। कितने का डिफरेंस नजर आएगा 5 घंटे 30 मिनट का, ठीक है। 5 घंटे 30 मिनट का डिफरेंस आपका भारत के समय में और लंदन के समय में अंतर है। अगर मान लीजिए यहाँ पर सुबह के 5:30 बज रहे होंगे तो लंदन में उस समय रात के 12 बज रहे होंगे। ये बात ध्यान रखना, सूर्य हमारे यहाँ पहले आएगा उनके यहाँ बाद में जाएगा, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय मानक समय को सटीक दर्शाता है। ये हमने बताया कि जीएमटी से हम कितने घंटे आगे हैं 5.5 घंटे, अभी बताया ना कितने घंटे आगे हैं 5.5 घंटे। जीएमटी मतलब ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है। तो 5.5 घंटे आगे हैं, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है आपका एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है। देखो इसमें आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल मैप में देखते हैं कि ये जो आपको दिख रहा है ना, इन्होंने पूछा है कि क्वेश्चन क्या है, एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी हुई है सिक्किम। तो सबसे पहले सिक्किम देखते हैं। सिक्किम ये छोटा सा दिख रहा है, ये है सिक्किम, ये है आपका सिक्किम। अब इन्होंने पूछा है कि सिक्किम से जुड़ी हुई कौन से राज्य की, तो सिक्किम से पता होना चाहिए किस किससे जुड़ी है। एक हमारे यहाँ पर पश्चिम बंगाल की जुड़ी है, सिक्किम से पश्चिम बंगाल की जुड़ी है। दूसरी कौन सी जुड़ी है हमारे यहाँ सिक्किम के साथ, आपकी केवल पश्चिम बंगाल की सीमा जुड़ी नजर आ रही है। तो आंसर हम लगा देंगे आसानी से, क्या आंसर होगा हमारा पश्चिम बंगाल की सीमा हमारी सिक्किम से जुड़ी हुई है। ये सिक्किम का देशों की सीमा किसकी जुड़ी, 3 देशों की सीमा जुड़ी सिक्किम में। किस की आपकी देशों की बात करें तो नेपाल, नेपाल के साथ भूटान, भूटान और चीन, यानी सिक्किम के साथ 3 देशों की सीमा जुड़ी है। इसके अलावा एक फैक्ट और इसमें याद रख सकते सिक्किम के बारे में, भारत का सबसे कम जनसंख्या, भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, यानी जो सिक्किम है भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। और क्षेत्रफल पूछ लिया जाए तो सबसे छोटा है गोवा, ठीक है। सबसे कम जनसंख्या में सिक्किम, सबसे क्षेत्रफल में छोटा गोवा, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। रेड क्लिफ रेखा किन 2 देशों के बीच की सीमा रेखा है, ठीक है। ठीक है, तो बात करते हैं कि जो रेड क्लिफ रेखा है किन 2 देशों के बीच में खींची गई है। एक बात ध्यान रखना, 2 देशों के बीच में जो सीमा रेखा उसका कुछ नामकरण किया है, उसी को रेड क्लिफ कहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत और पाकिस्तान, भारत और पाक, भारत और पाक की जो सीमा है कहां से खींची गई होगी, आपकी यहां से खींची गई होगी, यहां से पाकिस्तान शुरू होता है, यहां से ऐसे ऐसे खींची गई होगी आपकी यहां तक, ठीक है। और यहाँ बांग्लादेश वाले क्षेत्र में, क्योंकि बांग्लादेश जब बंटवारा हुआ तब बांग्लादेश भी क्या हुआ करता था, पाकिस्तान ही हुआ करता था। तो इस तरह से इसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। क्या नाम है,
रेड क्लिफ रेखा, जो कि भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश के मध्य स्थित है। कौन सी? रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, इसके अलावा यहां से ये पाकिस्तान के साथ और इसके बाद फिर आता है चाइना। तो चाइना के साथ जो सीमा रेखा है उसका क्या नाम है हमारा? चाइना के साथ इसको सीमा रेखा है, ये कहां पर? अरुणाचल के ऊपर खींची गई है और इधर कश्मीर साइड खींची गई है। तो इसका क्या नाम होता है? चाइना वाली इसका रेखा का नाम मैकमोहन रेखा। दूसरी क्या है? भारत चीन, इसको बोलते हैं मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा, ठीक है, मैकमोहन रेखा। इसकी निर्धारण कब किया गया था? तो ध्यान रखना 1914 में बनाई गई थी और ये इसको 1947 में जब देश बंटवारा हुआ तभी ये रेखा खींची गई। इधर थोड़ा सा पीओ के बारे में भारत और अफगानिस्तान के बीच पड़ता है, तो उस रेखा को क्या कहते हैं? भारत और अफगानिस्तान। इसको कहते हैं डूरंड रेखा। इसको कब खींचा गया था? 1896 में। ठीक है, तो इस तरह से भारत को विभाजन करने वाली सीमा रेखा है। भारत पाकिस्तान को रेड क्लिफ रेखा, बांग्लादेश को भारत बांग्लादेश को रेड क्लिफ रेखा और भारत चीन के साथ मैकमोहन रेखा और भारत और अफगानिस्तान के साथ डूरंड रेखा। ये सब चीजें भारत को विभाजित करती हैं। ठीक है, तो इसमें देखते हैं अगला, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा क्या कहलाती है? अभी बताया आपको क्या कहलाती है? रेड क्लिफ रेखा। और भारत और अफगानिस्तान के मध्य क्या कहलाती है? उसको बोलते हैं हम डूरंड रेखा। ठीक है, मैकमोहन रेखा बोलते हैं भारत और चाइना वाली सीमा रेखा को। ठीक है, निम्नलिखित में से किस शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? तो पूर्व का स्कॉटलैंड किसको कहा जाता है? इम्फाल, शिलोंग, आइजोल, सिलचर। तो याद रखना किसको कहा जाता है? शिलोंग को। ये कहां की? मेघालय की राजधानी है। ये मेघालय की राजधानी है शिलोंग। और एक बात ध्यान रखना, मेघालय में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। तो जो मेघालय शिलोंग वाला एरिया है, इसके जो आसपास का शहर एरिया वातावरण है, आपको यहाँ पर झरने दिखाई देंगे, झीलें दिखाई देंगी, नदी, हमको स्वच्छ जंगल दिखेगा। तो यानी इसकी तुलना यूरोप के स्कॉटलैंड से की जाती है। वहां पे नेचर वाइज जो कल्चर है, प्रकृति है, वो वैसे ही उसकी समतुल्य नजर आती है। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? शिलोंग को पूर्व का स्कॉटलैंड। अगला है काठियावाड़ प्रायद्वीपीय का भौगोलिक और सांस्कृतिक विस्तार है। तो आपने सुना होगा काठियावाड़ का नाम, अपने महात्मा गांधी कहाँ के थे? पोरबंदर काठियावाड़ से ही थे। तो क्या आंसर है? गुजरात वाला क्षेत्र है, पोरबंदर वाला क्षेत्र है, तो उसी को बोलते हैं काठियावाड़। लेकिन इसमें ध्यान रखना है थोड़ा कि जब काठियावाड़ से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाए तो काठियावाड़ का कुछ क्षेत्र गुजरात राज्य में आता है और कुछ क्षेत्र आपके राजस्थान में आता है। बेसिकली जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, कच्छ वाला क्षेत्र है, उसी को हम काठियावाड़ बोलते हैं। तटीय क्षेत्र लगा हुआ है और जो राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र है उसी को बोलते हैं काठियावाड़ का पठार भी बोलते हैं। तो इस वाले क्षेत्र में अधिकांश क्षेत्र किसका आता है? आपसे से पूछा गया है। इस वाले क्षेत्र की बात कर रहे हैं हम लोग, इस वाले क्षेत्र की बात कर रहे हैं। ये वाला क्षेत्र, इसको बोलते हैं हम काठियावाड़, यानी कच्छ का रण भी बोलते हैं। तो ये कहां पर पड़ेगा? अधिकांश क्षेत्र राजस्थान के अंदर पड़ेगा। अगर ऑप्शन में राजस्थान नहीं है तब फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा? फिर हो जाएगा आपका गुजरात। ध्यान रखना, अगर राजस्थान ऑप्शन में नहीं है तब क्या आंसर होगा आपका? गुजरात। ठीक है, तो काठियावाड़ का पठार है। इस वाले बेल्ट को हम दक्कन का पठार बोलते हैं। जो नर्मदा नदी के दक्षिण वाले क्षेत्र को उसको बोलते हैं दक्कन का पठार या प्रायद्वीपीय पठार, दक्कन पठार। ठीक है, इस तरह से इधर मेघालय का पठार बोलते हैं, इसे गंगा का मैदान बोलते हैं, ऊपर गंगा के आसपास वाले क्षेत्र को। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत की 7 बहनों के अंतर्गत शामिल नहीं है? 7 बहनों से मतलब समझ रहे हो? 7 सिस्टर्स, यानी 7 सिस्टर कौन है? जो पूर्वोत्तर क्षेत्र के 7 राज्य हैं इनको 7 बहनें कहा जाता है। तो 7 सिस्टर्स कौन कौन से होंगे? यहाँ पर पूर्वोत्तर में आपको मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, असम और अरुणाचल प्रदेश, ये और मेघालय। ये क्या है? यहां से लेकर के यहां तक, आपको यहां से लेकर के यहां से शुरू होता है इनका पूरा एरिया। इनको 7 बहनों और पूर्वोत्तर के 7 राज्यों को 7 बहनों की संख्या दी जाती है। तो उन्होंने पूछा कौन सा नहीं है, तो इसमें अरुणाचल प्रदेश दिख ही रहा है, सिक्किम
नागालैंड है, लेकिन सिक्किम इनका हिस्सा नहीं है। सिक्किम पूर्वोत्तर राज्य जरूर है, लेकिन पूर्वोत्तर जो 7 महीने बोलते हैं उनका हिस्सा सिक्किम नहीं है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा फिर आगे चलते हैं। निम्नलिखित में किस देश की भू सीमा भारत से जुड़ी नहीं है? तो बिल्कुल आसान है, हमने बताया कि भारत की सीमा बांग्लादेश से जुड़ी हुई है, वो भी सबसे ज्यादा जुड़ी हुई है भारत से, तो कितनी 4096 किलोमीटर जुड़ी हुई है। इसके अलावा चीन की जुड़ी हुई है, म्यांमार की जुड़ी है पूर्व में, लेकिन तजाकिस्तान की सीमा हमारे देश के साथ कहीं भी स्पष्ट करती हुई नजर आपको नहीं आएगी। ठीक है, इसके अलावा भारत के इनमें से किस राज्य की सीमा महाराष्ट्र की सीमा से जुड़ी हुई नहीं है? देखो, हमें राज्यों का ज्ञान होना चाहिए अंदर का कि कौन से राज्य किसकी सीमा को स्पष्ट कर रहा है। देखो, इसमें बात करते हैं। इन्होंने पूछा है कि कौन से राज्य की सीमा आपके महाराष्ट्र से नहीं लगी है, किससे नहीं लगी है? महाराष्ट्र से। तो हमें महाराष्ट्र को देखना है। ये आपका महाराष्ट्र यहाँ से ऐसा सिस्टम, तो महाराष्ट्र की सीमा किस किस से लगती हुई नजर आएगी आपको? यहां से बात करें तो गोवा से लगी नजर आएगी आपको। फिर इसके बाद आप कर्नाटक से, फिर तेलंगाना से, फिर छत्तीसगढ़ से, फिर मध्य प्रदेश से और थोड़ी सी गुजरात से। तो इस तरह से इतने राज्यों का सीमा लगती है, लेकिन छत्तीसगढ़ से लग रही है, ओडिशा से कहीं नहीं लग रही, तो ओडिशा कहां पर है? तो महाराष्ट्र की सीमा कहीं लगती नजर आएगी आपको? नहीं आएगी नजर। तो क्या आंसर होने वाला है हमारा? ओडिशा। ओडिशा की सीमा महाराष्ट्र से नहीं लगती है, बात ध्यान रखना है। आपसे परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा राज्य कौन से राज्य की सीमा है जो अधिक राज्यों से लगती है? तो उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की सीमा बहुत सारे राज्यों से लगती है, 7-8 राज्यों से लग जाती है। और इसके अलावा नेपाल देश के साथ भी इसकी सीमा लगती है। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्यों के साथ सीमा लग रही है। और इसके अलावा नेपाल देश से लग रही है। सबसे ज्यादा सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है? तो वो है आपका, क्या है आपका? वो है उत्तर प्रदेश। एक क्वेश्चन और बनता है कभी कभी परीक्षा में, ध्यान रखना। इस वाले क्षेत्र में एक जिला पड़ता है उत्तर प्रदेश में, सोनभद्र। क्या नाम पड़ता है? सोनभद्र। भारत का एकमात्र जिला है जिसकी सीमा 4 राज्यों से लगती है। इधर मध्य प्रदेश से लग रही है, इधर छत्तीसगढ़ से, इधर झारखंड से, इधर बिहार से। उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिला है, उसकी सीमा 4 राज्यों से लगती है। भारत का एकमात्र जिला। ठीक है, अगर पूछा जाए कभी क्वेश्चन ऐसा बनता है आपकी परीक्षा में कि भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जिनकी सीमा ना किसी अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगती है, ना किसी जलीय सीमा से लगती है? तो देखो, पता होना चाहिए। एक तो अपना है यहाँ पर हरियाणा है। एक है आपका मध्य प्रदेश, जिसकी सीमा किसी अंतरराष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती है, ना किसी तटीय रेखा से। एक है छत्तीसगढ़, कितने हो गए? 3। एक झारखंड, 4, और फिर आपका इधर 5 तेलंगाना। तो 5 राज्य ऐसे राज्य हैं भारत में जिनकी सीमा ना किसी अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगती है और ना किसी समुद्री सीमा से लगती है। ठीक है, ये पूछ लिया है कि तटीय राज्य कितने हैं, तो हमें पता होना चाहिए 1 2 गोवा 3, कर्नाटक 4 और केरला 5। यानी पश्चिम तट पर 5 राज्य तटीय और यहाँ पर 4 राज्य हो गए। 6 तमिलनाडु, 7 आपका आंध्र प्रदेश, 8 आपका उड़ीसा, 9 आपका पश्चिम बंगाल। तो कुल मिलाकर के 9 राज्य है जो समुद्र से सीमा साझा करते हैं। पश्चिमी तट पर 5 और पूर्वी तट पर 4। ठीक है, हमें पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य की भू सीमा नेपाल से जुड़ी हुई नहीं है? अभी बताया नेपाल से जुड़ी हुई नहीं है। आसान सा क्वेश्चन है। देखो, इसमें देखते हैं। नेपाल से जुड़ी हुई नहीं है। नेपाल कहाँ है? ये है। नेपाल में किसकी लग रही है? उत्तराखंड की लग रही है, उत्तर प्रदेश की लग रही है, आपकी पश्चिम बंगाल की लग रही है, सिक्किम की लग रही है। लेकिन झारखंड की सीमा कहीं भी नहीं लग रही है। तो आंसर क्या होगा आपका? झारखंड। ठीक है, झारखंड की सीमा कहीं भी नेपाल के साथ साझा नहीं कर रही है। ठीक है, और आज क्वेश्चन देखते हैं आपका। सीमा डॉट सीमा विश्व की 5वीं सबसे बड़ी सीमा है। भारत म्यांमार, भारत नेपाल, भारत भूटान, भारत बांग्लादेश। अगर हमें दुनिया का भी पता नहीं है तो भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। इनमें हमें सबसे बड़ा देखना है बस भारत है। तो हमें पता है भारत और बांग्लादेश की सीमा भारत में सबसे बड़ी है। कितने किलोमीटर की है? 4096 किलोमीटर की सीमा भारत किसके साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ लगती है। तो ध्यान रखना। तो सबसे दुनिया की कितनी बड़ी? नंबर 5 बड़ी है। लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी सीमा बात की जाए तो फिर वो कौन सी है? अमेरिका और कनाडा की है। अमेरिका, कनाडा। कम से कम 8800
8,800 के आसपास है इसकी सीमा, जो कि दुनिया की सबसे लंबी सीमा रेखा है, ठीक है। लेकिन भारत की वो जो भारत की सबसे बड़ी सीमा रेखा है भारत बांग्लादेश, वो दुनिया की 5वीं बड़ी सीमा रेखा है, भारत और बांग्लादेश। इसको क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ रेखा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंडमान निकोबार और द्वीप समूह को अलग करती है? कौन सी जल संधि अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है? ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है आपका कि कौन सी जल संधि है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है। तो देखो इसमें सबसे पहले अंडमान निकोबार कहाँ है? यहाँ पर है, आपको अंडमान निकोबार लिखा है, इसको बोलते हैं लक्षद्वीप। तो सबसे पहले इधर लक्षद्वीप के नीचे पड़ता है मिनिकॉय, तो मिनिकॉय और मालदीव ये देश पड़ता है नीचे, मालदीव और मिनिकॉय, मिनिकॉय मिनिकॉय की सीमा उसको बोलते हैं कितने? 8 डिग्री। क्या बोलते हैं? 8 डिग्री जो है चैनल है वो मालदीव से मिनिकॉय को अलग करता है। इधर नीचे पड़ता है, नीचे एक मालदीव। इसके अलावा मिनिकॉय और आपका लक्षद्वीप, इसकी सीमा को बोलते हैं 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री क्या करता है? मिनिकॉय लक्षद्वीप से अलग होता है, किसके नाम आते हैं? 9 डिग्री चैनल से। अब पूरा 10 डिग्री चैनल, तो 10 डिग्री चैनल होता है अंडमान से निकोबार, अंडमान से निकोबार को अलग करता है आपका 10 डिग्री चैनल। कितने डिग्री चैनल? 10 डिग्री चैनल, ठीक है। अंडमान से निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। इसमें ये पूछा गया कि अंडमान से निकोबार को अलग करने वाला 10 डिग्री चैनल है। एक और होता है हमारा भारत से श्रीलंका, भारत और श्रीलंका किसके द्वारा अलग होते हैं? श्रीलंका, पाक जल संधि। क्या नाम है उसका? पाक जल संधि। पाक जल संधि के माध्यम से भारत और पाकिस्तान के बीच में, भारत और श्रीलंका के मध्य में जो संधि जल रेखा है उसको बोलते हैं पाक जल संधि, ठीक है। पाकिस्तान इसमें नहीं है, तो क्या आंसर होगा हमारा इसमें? 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री जल संधि, ठीक है। अगला देखते हैं 10 डिग्री जल संधि इनमें से किस किस संबंधित है? तो वही हमने पढ़ लिया है, किस किस संबंधित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह को 10 डिग्री चैनल के द्वारा अलग किया जाता है, ठीक है। कच्छ की खाड़ी ने बताया गुजरात तट को बोलते हैं, गुजरात तट पर है ये, गुजरात तट पर स्थित है। इसके अलावा लक्षद्वीप समूह आपको पता है कि ये अरब सागर में स्थित है, और ये अरब सागर में स्थित है, और ये प्रवाल से निर्मित, एक बार ध्यान रखना, प्रवाल व्यक्तियों से निर्मित है, ये प्रवाल से निर्मित है ये आपका लक्षद्वीप, ठीक है। इसके अलावा मालाबार तट किसको बोलते हैं? केरल के समुद्र तट को बोलते हैं, केरल तट को क्या बोलते हैं? मालाबार, ठीक है। तो इस तरह से अंडमान निकोबार 10 डिग्री चैनल, ठीक है। अगला है गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के समय में कितने डिग्री का अंतर है, या कितने समय का अंतर है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन थोड़ा देखो, इसमें इन्होंने पूछा है आपसे कि ये बताएं आप कि जो गुजरात है आपका और अरुणाचल प्रदेश, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के समय में कितना अंतर है, कितने घंटे का अंतर है। तो ठीक है, एक बात ध्यान रखना आपको कि अभी हमने देशांतर रेखाओं पे बाढ़ पढ़ा कि 1 डिग्री देशांतर चलने में कितने मिनट का अंतर होता है? 1 डिग्री में 1 डिग्री चलोगे आपको कितने मिनट का अंतर होगा? 4 मिनट का। यही पढ़ा ना हमने अभी, 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि भारत की पूर्वी जो देशांतर के मध्य में स्थिति क्या है। तो हमारा यहाँ पर हम पढ़ते हैं 68 डिग्री 4 मिनट पूर्वी देशांतर में, यहाँ शुरू होता है हमारा पूर्वी देशांतर, और यहाँ पर 97 डिग्री 25 से 30 भी आता है, तो 30 मान लो यहाँ, 97 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। ये हमारे भारत का देशांतरी विस्तार है। इसी के बीच में हमने पढ़ा था कि 22.5 डिग्री से हमारा टाइम जो सेट कर दिया गया है और 5.5 घंटे हम आगे बढ़ जाते हैं। अब इन्हें ये नहीं पूछा, अब इन्हें पूछा है कि हमारे भारत के टाइम में भारत के जो क्षेत्रफल है, कितना क्षेत्रफल है भारत का? 32,87,263 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का तो क्षेत्रफल है। पूरब से लेकर पश्चिम तक कितने मिनट का अंतर है? तो हम कैसे निकालेंगे? हमने ये निकाल लिया था कि 1 मिनट चलने की, 1 डिग्री चलने के लिए 4 मिनट समय लगता है। तो बस इसमें आराम से इसको माइनस कर दो आप, तो 97
डिग्री और 30 मिनट, 97 डिग्री और 30 मिनट में से कितना घटाना है हमें, 68 डिग्री और आपका 4 मिनट, यही घटाना पड़ेगा ना, ठीक है। इसमें घटा देंगे, 10 में से चला गया 6 और यहाँ पर कितने बचे 2, ठीक है। इसके अलावा और 15 में से 8 गए, 17 में से 8 गए 9 और यहाँ पर बचेंगे आपके 2, ठीक है। तो 29 डिग्री 26 मिनट का डिफरेंस नजर आया किसमें, भारत के पूर्व और पश्चिम में। अब हमें ये भी पता है कि पूर्व और पश्चिम 1 डिग्री चलने में 4 मिनट का अंतर होता है, तो बस इसमें 4 गुणा कर दो, निकल के आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा 4 से 24, 4 दूनी 8 और 2 10 और 4 9 36 और आपका 37 और 4 दूनी 8, यानी 117 कुछ आ रहा है आपका, इतने मिनट का अंतर आ रहा है। तो इसको हम लगभग 120 मिनट मान लेते हैं। 120 मिनट मानेंगे कितने होते हैं 2 घंटे, तो कितने घंटे का अंतर आएगा, पूरब से पश्चिम में 2 घंटे का अंतर आएगा। तो इसमें आपका ऑप्शन होगा आपका 2 घंटे। भारत के पश्चिम से पूरब से पश्चिम तक का जो समय होगा उसमें 2 घंटे का अंतर आएगा। अगर मान लीजिए सूर्य यहाँ पर 6 बजे उगता है सुबह, तो हमारे यहाँ गुजरात पर यहाँ पर आकर के 8 बजे सूर्योदय होगा आपका। यहाँ पर 2 घंटे का डिफरेंस नजर आएगा आपको। पता चला कैसे आएगा कि जो हमारा देशांतरीय अंतर कितने का है 29 डिग्री 26 मिनट का अंतर है और 1 डिग्री चलने में 4 मिनट का समय लगता है, तो गुणा कर देंगे तो 117 मिनट कुछ आएगा। तो लगभग 2 घंटे का अंतर इसमें हमें नजर आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय और सबसे पश्चिमी गुजरात में सूर्योदय कितने घंटे पहले होता है, यानी कितने घंटे पहले होगा कहां पर, अरुणाचल प्रदेश में। तो हमें अभी पढ़ा है कितने घंटे पहले होगा, 2 घंटे पहले होगा। आसान सा क्वेश्चन हमने पढ़ लिया अभी कि 2 घंटे पहले अरुणाचल प्रदेश में सूर्य का उदय होगा 2 घंटे पहले, और आपको गुजरात में 2 घंटे बाद होगा। यानी सुबह 6 बजे अगर मॉर्निंग यहाँ पर हो रही है अरुणाचल प्रदेश में, तो सुबह 8 बजे सूर्य का प्रकाश उसी हिसाब से कहां पर होगा, गुजरात। 2 घंटे का डिफरेंस आपको नजर आएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में इसी क्वेश्चन रहने देते हैं और इस क्लास के बारे में आपको जैसा भी लगे आप रिव्यू में बताएं इसका। और एक चीज आपको लगातार मिलने वाली है, जो इतनी परीक्षा है आपकी रेलवे ग्रुप डी, एमपीएसआईबी, एमपी पुलिस भी आने वाली, इन सब में आपको इसका लगातार एमसीक्यू मिलेंगे और परीक्षा में वहां से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इसके माध्यम से आप पूरा भूगोल कंप्लीट कर दिया जाएगा और इसका पीडीएफ भी आपको दे दिया जाएगा टेलीग्राम पर। जिनने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर ले, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। और इस क्लास से आपको बहुत फायदा होने वाला है जो आगामी परीक्षाओं में, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।